29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, बंगाल। सुबह की परेड का वक्त था। हजारों सिपाही कतार में खड़े थे। अफसर आदेश दे रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी एक सिपाही ने अपनी बंदूक उठाई। उसने अपने ही अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर निशाना साधा और गोली दाग दी। उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। उस एक गोली ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। वो गोली किसी एक अफसर के लिए नहीं थी। वो गोली 150 साल की गुलामी के खिलाफ थी। वो गोली उन लाखों किसानों की तरफ से थी जिनका सब कुछ छिन गया था। उन सिपाहियों की तरफ से जिनके धर्म को रौंदा जा रहा था। उन राजाओं की तरफ से जिनकी गद्दियां छीन ली गई थीं। अगले 6 महीनों में दिल्ली की दीवारें तोप के गोलों से टूटेंगी। झांसी की रानी पीठ पर बच्चे को बांधकर हाथ में तलवार लेकर अंग्रेजों की फौज से अकेले लड़ेगी। लखनऊ की हर गली में लाशें बिछेंगी। कानपुर में खून की नदी बहेगी। एक 80 साल का बुजुर्ग योद्धा एक हाथ कट जाने के बाद दूसरे हाथ से तलवार उठाएगा और एक मुगल बादशाह जो शायरी लिखता था, जो कभी युद्ध के मैदान में नहीं गया, उसे उसके ही लाल किले से बेड़ियों में जकड़ कर निकाला जाएगा और उसके सामने उसके बेटों के कटे हुए सिर रखे जाएंगे। यह 1857 की क्रांति है और ये कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी आपने किताबों में पढ़ी है। सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है बेहतर रिसर्च के लिए, तो प्लीज चैनल 143 एक्सप्लेन प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। पार्ट 1। जहर धीरे धीरे घुलता है। 1857 को समझने के लिए पहले उससे 100 साल पहले जाना होगा। 1757 प्लासी की लड़ाई। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। ये लड़ाई नहीं थी, ये धोखा था। मीर जाफर ने पैसों के लालच में अपने नवाब को बेच दिया और उस एक धोखे ने पूरे हिंदुस्तान का भविष्य बदल दिया। बंगाल कंपनी के हाथ में आया और कंपनी ने बंगाल को इस तरह निचोड़ा कि 1770 में महाभयंकर अकाल पड़ा। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए। 1/3 बंगाल खाली हो गया। लेकिन कंपनी का लगान वसूलना नहीं रुका। फिर एक एक करके रियासतें गिरती रहीं। टीपू सुल्तान ने लड़ाई की। 1799 में श्रीरंगपट्टनम में उनकी लाश मिली। उनके हाथ में तलवार थी। मराठों ने लड़ाई की। 3 बड़े युद्धों के बाद वो भी टूट गए। पंजाब के सिख महाराजा रणजीत सिंह के जाते ही अंदरूनी लड़ाइयों में उलझ गए और कंपनी ने 1849 में पंजाब को हड़प लिया। लेकिन सबसे बड़ा हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 में गवर्नर जनरल बना, उसने यह नीति बनाई। नियम एकदम साफ था। अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो उसकी गद्दी कंपनी की हो जाएगी। दत्तक पुत्र यानी गोद लिया बेटा राजगद्दी का हकदार नहीं होगा। यह हिंदू परंपरा के खिलाफ सीधा हमला था। सदियों से राजा गोद लेते आए थे। यह धर्म सम्मत था। लेकिन कंपनी को धर्म से क्या मतलब, उसे जमीन चाहिए थी। 1848 सतारा, 1849 जैतपुर संभलपुर, 1850 बाघट, 1852 उदयपुर, 1853 नागपुर, पूरा नागपुर एक झटके में। 1854 झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनका दत्तक पुत्र दामोदर राव था। रानी ने कंपनी को चिट्ठी लिखी। गिड़गिड़ाई नहीं, मांगा, अपना हक मांगा। कहा कि यह बच्चा हमारा उत्तराधिकारी है। कंपनी ने मना कर दिया। रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। कंपनी ने उस चिट्ठी को फाइल में दबा दिया और झांसी को अपने नक्शे में मिला लिया। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म हुआ अवध के साथ। लखनऊ नवाबों का शहर, तहजीब का शहर, कला संगीत है। नवाब वाजिद अली शाह एक कवि थे, कलाकार थे। उन पर आरोप लगाया गया, कुशासन। लेकिन असली वजह थी अवध की दौलत और जमीन। फरवरी 1856 में बिना किसी युद्ध के, बिना किसी बड़े अपराध के नवाब को गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया। वो रोते हुए गए। उनके हजारों सिपाही, दरबारी, नौकर एक झटके में बेरोजगार हो गए। ये बेरोजगार सिपाही कहाँ जाएंगे? सीधे कंपनी की फौज में। और वो अपने दिल में नफरत लेकर गए। किसानों का हाल और भी बुरा था। कंपनी का लगान इतना भारी था कि अच्छी फसल में भी किसान कर्जदार रहता, सूखे में घर बिक जाता। जमींदार कंपनी के एजेंट बन गए थे। किसान के ऊपर एक नहीं 2 शोषक थे और सबसे गहरी चोट थी धर्म पर। अंग्रेज अफसर और मिशनरी खुलेआम कहते थे कि एक दिन पूरा भारत ईसाई होगा। गांव-गांव में चर्च बन रहे थे। जेल में कैदियों को ईसाई बनाने की कोशिश होती थी। सुनाई देता था कि सरकारी स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जा रही है। हिंदू और मुसलमान दोनों डरे हुए थे। एक अफवाह फैली, आटे में गाय और सुअर की हड्डियां पीसकर मिलाई जा रही हैं। इसे हिंदू और मुसलमान दोनों झूठ मान लें। तब भी ये अफवाह इसलिए फैली क्योंकि लोगों का भरोसा उठ चुका था। ये असंतोष की धधकती आग थी। बस एक चिंगारी चाहिए थी। वो चिंगारी आई एक छोटे से कारतूस से। पार्ट 2, वो कारतूस जिसने हिंदुस्तान जला दिया। 1853 में कंपनी ने अपनी फौज के लिए एक नई बंदूक मंगवाई। एनफील्ड राइफल पैटर्न 1853। ये बंदूक पुरानी मस्केट से कहीं बेहतर थी। ज्यादा दूर तक
ज्यादा सटीक। लेकिन इसके कारतूस का एक तरीका था। कारतूस के ऊपरी हिस्से को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था, तब बारूद बंदूक में डाला जाता था और उन कारतूसों पर जो चिकनाई लगाई जाती थी वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी थी। जनवरी 1857 में दमदम कारखाने के एक कारीगर ने यह बात एक सिपाही को बताई। देखते देखते यह खबर पूरी छावनी में फैल गई, फिर दूसरी छावनी में, फिर तीसरी में। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय माता थी, मुसलमान सिपाहियों के लिए सुअर हराम था। दांतों से यह कारतूस काटना दोनों के लिए धर्म का नाश था। कंपनी के अफसरों ने कहा यह झूठ है, अफवाह है, लेकिन सिपाहियों ने नहीं माना। और मानते भी क्यों? 150 साल की बेईमानी के बाद भरोसा कहाँ बचा था। फरवरी 1857 में बहरामपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने नए कारतूस लेने से साफ मना कर दिया। अंग्रेज अफसर हैरान थे, ये खुला विद्रोह था। सिपाहियों को दंड दिया गया, रेजिमेंट भंग कर दी गई, लेकिन इससे आग बुझी नहीं और भड़की। और तब आया 29 मार्च 1857 मंगल पांडे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही, एक साधारण किसान परिवार से, फैजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला। उस सुबह मंगल पांडे ने अपनी बंदूक उठाई और परेड ग्राउंड में अकेले खड़े होकर कहा, इन कारतूसों को मत छुओ, यह हमारे धर्म को नष्ट करने की साजिश है, उठो लड़ो। अफसर लेफ्टिनेंट बाग को बुलाया गया। मंगल पांडे ने उन पर हमला किया, गोली चलाई, बाग घायल हुआ। जनरल ह्यूसन घोड़े पर आया, उस पर भी हमला हुआ। दूसरे सिपाही खड़े देखते रहे, किसी ने मंगल पांडे को रोका नहीं, किसी ने अंग्रेजों की मदद नहीं की। मंगल पांडे को पकड़ा गया, मुकदमा चला और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन कंपनी से एक बड़ी गलती की तारीख पहले तय थी, 18 अप्रैल। कंपनी ने डर के मारे तारीख आगे खींची, 10 दिन पहले फांसी दे दी। इससे पूरी फौज में एक संदेश गया, अंग्रेज डरे हुए हैं। और उस डर ने एक और आग भड़काई। पार्ट 3, मेरठ की वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। 24 अप्रैल 1857 मेरठ। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज स्मिथ ने 3 रण बंगाल लाइट कैवलरी के सिपाहियों को नए कारतूस इस्तेमाल करने का आदेश दिया। 5 सिपाहियों ने कारतूस लिए, 85 सिपाहियों ने मना कर दिया। 85 सिपाहियों पर कोर्ट मार्शल हुआ, सबको दोषी पाया गया, सजा सुनाई गई, 10 साल की कैद कड़ी मेहनत के साथ। 9 मई 1857 वो दृश्य जिसे देखकर खून खौल उठे। पूरी फौज को परेड ग्राउंड में खड़ा किया गया, एक एक करके उन सिपाहियों को बुलाया गया। उनकी वर्दी उतारी गई, उनके जूते खींचे गए, उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई, पैरों में बेड़ियां डाली गई। साथी सिपाही देखते रहे, आंखों में आंसू थे, दिल में आग थी। उन्हें जेल ले जाया गया। रात आई 10 मई 1857 इतवार की शाम, जब अंग्रेज अफसर चर्च में थे, जब बंगले में परिवार के साथ बैठे थे, जब छावनी में सन्नाटा था, तभी बगल की पैदल सेना छावनी में आग लगी। अलार्म बजा और तब सिपाही उठे, बंदूकें उठाई, जेल के दरवाजे तोड़े, अपने 85 साथियों को आजाद किया और छावनी में जो भी अंग्रेज मिला उसे मार दिया। मेरठ में कहर बरपा, अंग्रेज बंगले जलाए गए, कुछ अंग्रेज परिवार छुपे, कुछ भाग गए, कुछ मारे गए और फिर हजारों सिपाही एक दिशा में चल पड़े, दिल्ली की तरफ। रात भर चले, सुबह होने से पहले वो यमुना के किनारे पहुंच गए और दिल्ली के दरवाजे पर खड़े थे। पार्ट 4, दिल्ली, जहां क्रांति को एक चेहरा मिला। 11 मई 1857 भोर का वक्त, दिल्ली। मेरठ से आए सिपाही लाल किले के सामने खड़े थे। उन्होंने आवाज लगाई, बहादुर शाह जफर, हमारे बादशाह, हमारी मदद करो। लाल किले के अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे, 82 साल के। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह। उनके पास न सेना थी न ताकत, उन्हें सिर्फ एक पेंशन पर रखा हुआ था। किले की दीवारें थीं बस, लेकिन उनका नाम था और उस वक्त नाम सबसे बड़ी ताकत था। सिपाहियों ने कहा, हमारी अगुवाई करो। जफर ने मना किया, वो डरे हुए थे। वो जानते थे कि यह जंग आसान नहीं होगी, लेकिन सिपाहियों ने नहीं माना। और जब किले के अंदर भी विद्रोही सिपाही घुस आए तो जफर के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने हाँ कह दी। उसी दिन दिल्ली में जो भी अंग्रेज मिला मारा गया। दिल्ली कंपनी के हाथ से निकल गई। लाल किले पर फिर से मुगल झंडा लहराया। यह खबर पूरे हिंदुस्तान में बिजली की तरह फैली। मेरठ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद बाकी सब। अगले हफ्तों में एक एक करके छावनियां उठ खड़ी हुई। लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर। ये अब सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, ये जनता का विद्रोह था। लेकिन दिल्ली में जो हो रहा था वो भी आसान नहीं था। बहादुर शाह जफर एक कवि थे, वो जंग के आदमी नहीं थे। क्रांति का नेतृत्व करने के लिए जो दृढ़ता चाहिए, जो रणनीति चाहिए, वो उनमें नहीं थी। सिपाहियों के अलग अलग गुट थे, हर किसी की अपनी राय थी, कोई समन्वय नहीं था और अंग्रेज वो चुप नहीं बैठे थे। पार्ट 5, कानपुर, खून और धोखे की कहानी। कानपुर गंगा के किनारे यहाँ थे नाना साहब, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, जिनकी पेंशन डलहौजी ने बंद कर दी थी, जिनका सम्मान कंपनी ने छीन लिया था। जून 1857 में कानपुर में विद्रोह भड़का। नाना साहब ने नेतृत्व लिया। कानपुर की छावनी में करीब 900 अंग्रेज सैनिक और नागरिक थे। जनरल ह्यू व्हीलर ने एक कमजोर मोर्चाबंदी बनाई।
2 छोटी इमारतों में। 3 हफ्ते तक घेराबंदी चली। धूप में, बिना पानी के, बिना खाने के, अंदर लाशें गिर रही थी, बाहर गोलियां जा रही थी। 25 जून को समझौता हुआ। नाना साहब ने वादा किया, सभी अंग्रेजों को सुरक्षित नदी के रास्ते निकाला जाएगा। 27 जून सत्यनामा घाट। नाव पर चढ़ते वक्त किसी ने नाव में आग लगा दी। कौन, कैसे, आज तक पक्का नहीं, लेकिन उस आग में जो हुआ वो भयंकर था। गोलियां चली, सैकड़ों मारे गए, कंगालाल हो गई। जो बचे करीब 200 महिलाएं और बच्चे, उन्हें एक इमारत में बंद किया गया, जिसे बीबी घर कहते थे। 15 जुलाई को अंग्रेज सेना कानपुर की तरफ बढ़ रही थी। नाना साहब के सलाहकारों ने कहा, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते, और उस इमारत में वो नरसंहार हुआ जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है, महिलाओं और बच्चों की हत्या। ये खबर जब अंग्रेजों तक पहुंची, उनका गुस्सा आसमान छू गया, और उस गुस्से में जो बदला लिया गया वो भी उतना ही भयंकर था। जनरल लील ने कानपुर वापस लेने के बाद जो किया वो भी इतिहास में दर्ज है। संदिग्ध विद्रोहियों को बिना मुकदमे के फांसी दी गई। उन्हें पहले बीबी घर की जमीन चाटने पर मजबूर किया जाता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, फिर फांसी। ये युद्ध नहीं था, ये बर्बरता थी दोनों तरफ से। नाना साहब अंततः कहाँ गए ये आज भी रहस्य है। कुछ कहते हैं नेपाल भाग गए, कुछ कहते हैं जंगल में मर गए। उनका कोई शव नहीं मिला, उनका कोई कब्र नहीं है। वो इतिहास में एक सवाल बनकर रह गए। पार्ट 6 है लखनऊ। वो घेराबंदी जो महीनों चली, लखनऊ अवध की राजधानी, यहाँ थी बेगम हजरत महल, नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी। जब नवाब को कलकत्ता भेजा गया, वो लखनऊ में रही अपने बेटे ब्रिजेश कद्र के साथ। जून 1857 में लखनऊ में विद्रोह भड़का। बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे को अवध का नवाब घोषित किया, खुद सेना का नेतृत्व संभाला। ये कोई आसान औरत नहीं थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सीधे युद्ध लड़ा, अपने सिपाहियों को खुद प्रेरित किया। जब अफसर डगमगाए, वो डटी रही। लखनऊ रेजिडेंसी, जहां अंग्रेज अफसर और उनके परिवार रहते थे, उसे घेर लिया गया। ब्रिगेडियर इंग्लिश के नेतृत्व में करीब 1700 लोग थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। महीनों की घेराबंदी, खाना कम पड़ा, दवाइयां खत्म हुई, गोलियां थमती नहीं थी, हर दिन लोग मरते थे। सितंबर में जनरल हेवलॉक एक छोटी टुकड़ी लेकर पहुंचा, लेकिन खुद फंस गया। पूरी राहत नहीं मिल सकी। नवंबर में जनरल कैंपबेल एक बड़ी फौज लेकर आया, तब घेराबंदी टूटी। बेगम हजरत महल ने लखनऊ छोड़ा नहीं। जब अंग्रेज वापस आए, वो ग्रामीण इलाकों में चली गयी, लड़ती रही। जब माफी का प्रस्ताव आया, उन्होंने ठुकरा दिया। वो अंत तक झुकी नहीं, अंततः नेपाल चली गयी। वहीं 1879 में उनकी मृत्यु हुई एक परदेश में। एक निर्वासित रानी की मौत। पार्ट 7 झांसी की रानी। इतिहास की सबसे दिलेर औरत झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जन्म 1828 में काशी में। असली नाम मणिकर्णिका। पिता मोरोपंत तांबे। बचपन से घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी। ये कोई आम राजकुमारी नहीं थी। जब झांसी छीनी गई, रानी ने हिम्मत नहीं हारी। वो तैयारी करती रही, महिलाओं की फौज बनाई, किले को मजबूत किया। मार्च 1858 में जनरल ह्यू रोज ने झांसी पर हमला किया। 2 हफ्ते की भयंकर लड़ाई। रानी ने खुद किले की दीवारों पर खड़े होकर लड़ाई की, तोपें चलवाई, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाया। लेकिन किले के एक दरवाजे से गद्दारी हुई। एक सरदार ने, दुल्हाजू ने अंग्रेजों को रास्ता दिखाया, और जब किला टूटने लगा, रानी ने एक निर्णय लिया। रात के अंधेरे में पीठ पर अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधकर घोड़े की पीठ पर सवार होकर दीवार से कूद गई। अंग्रेजी घुड़सवार पीछे थे, रानी आगे। वो कालपी पहुंची, वहाँ तात्या टोपे से मिली, साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया। लेकिन जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से आखिरी मुठभेड़ हुई। 18 जून 1858 रानी लड़ रही थी, घायल हुई, लेकिन रुकी नहीं। एक अंग्रेज घुड़सवार ने तलवार से वार किया, सिर पर। रानी गिरी। एक स्थानीय गंगादास महाराज ने उनकी अंतिम सांसें देखी। उन्होंने कहा था, मैं अपना शव अंग्रेजों को नहीं दूंगी। उनके सेवकों ने वहीं एक झोपड़ी में उनका अंतिम संस्कार किया। जनरल ह्यू रोज, जो उनका दुश्मन था, उसने भी लिखा, वो विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक और सबसे बहादुर थी। इससे यह गुरिल्ला युद्ध था। तात्या के पास बड़ी फौज नहीं थी, लेकिन उनकी रणनीति इतनी चतुर थी कि बड़े बड़े अंग्रेज जनरल उन्हें पकड़ नहीं सके महीनों तक। अंत में एक दोस्त ने ही धोखा दिया। मान सिंह नाम के एक सरदार ने अंग्रेजों को बताया कि तात्या कहाँ छुपे हैं। अप्रैल 1859 तात्या पकड़े गए, मुकदमा चला, और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन एक अजीब किंवदंती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो पकड़ा गया वो तात्या नहीं था, कि असली तात्या टोपे बच गए और किसी अनजान जगह शांतिपूर्वक मरे। इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जब कोई इतना ताकतवर हो तो किंवदंतियां खुद बनती हैं। पार्ट 9 कुंवर सिंह। 80 साल का वो योद्धा, जगदीशपुर बिहार। कुंवर सिंह, उम्र
करीब 80 साल। जब क्रांति हुई, इस उम्र में जब आदमी आराम करता है, कुंवर सिंह ने बंदूक उठाई। उन्होंने बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी। आरा जिले में अंग्रेजों को कई बार हराया। उनकी गुरिल्ला रणनीति अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गई। अप्रैल 1858 गंगा पार करते वक्त एक अंग्रेज गोली ने उनका हाथ घायल कर दिया। कुंवर सिंह ने देखा कि हाथ से खून बह रहा है और वो लड़ाई में काम नहीं आएगा। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और खुद अपना हाथ काट लिया। उस कटे हाथ को गंगा माँ को समर्पित किया और दूसरे हाथ से तलवार उठाकर लड़ते रहे। कुछ दिनों बाद अपने जन्म स्थान जगदीशपुर पहुंचकर उन्होंने अंग्रेजों को वहां से भगाया और फिर उनकी मृत्यु हुई। वो हारे नहीं, थके नहीं, उन्होंने जीतते हुए दम तोड़ा। अब तक आपने सुना मंगल पांडे, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। ये क्रांति इतनी बड़ी थी, इतने लोग लड़े, इतना खून बहा, तो फिर ये असफल क्यों हुई? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर ये असफल हुई तो फिर इसे पहली स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं? कुछ इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, कुछ इसे राष्ट्रीय आंदोलन। सच क्या है और बहादुर शाह जफर के साथ जो हुआ वो सुनकर आपका दिल भारी हो जाएगा। ये सब आगे। सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है बेहतर रिसर्च के लिए, तो प्लीज चैनल 143 एक्सप्लेन प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। पार्ट 11, दिल्ली का पतन और एक बादशाह की तबाही। जून 1857 अंग्रेजों ने दिल्ली को वापस लेने की ठानी। दिल्ली रेज शहर के उत्तर में एक पहाड़ी, वहां अंग्रेजी फौज ने मोर्चा जमाया। 3 महीने तक भयंकर लड़ाई। विद्रोही सिपाही शहर रेज बाहर से हमला कर रहे थे। गोलाबारी दिन रात चलती थी। शहर की दीवारें दरक रही थी, इमारतें गिर रही थी, अंदर की स्थिति भी खराब थी। अलग अलग सिपाही दल आपस में नहीं मिल रहे थे, कोई केंद्रीय कमान नहीं था। बहादुर शाह जफर खुद बीमार और टूटे हुए थे। 14 सितंबर 1857 अंग्रेजी फौज ने कश्मीरी दरवाजे पर विस्फोट किया। एक छोटी टुकड़ी ने जान की बाजी लगाकर दरवाजा खोला, फिर फौज अंदर घुसी। अगले 6 दिन दिल्ली की गलियों में घर घर लड़ाई। 20 सितंबर लाल किला अंग्रेजों के हाथ में। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छुपे थे। कैप्टन हडसन ने उन्हें ढूंढ निकाला और तब जो हुआ वो दिल थाम लेने वाला है। हडसन ने जफर के बेटों और पोते को पकड़ा, खूनी दरवाजे पर लाया और वहाँ बिना किसी मुकदमे के उन्हें गोली मार दी। फिर उन कटे सिरों को एक थाल में रखकर बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया। जफर ने अपने बेटों के सिर देखे, वो टूट गए। उन पर मुकदमा चला, उन्हें दोषी पाया गया। मौत की सजा नहीं दी क्योंकि अंग्रेज उन्हें शहीद नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें रंगून बर्मा भेज दिया गया। अब के म्यांमार रंगून में एक छोटे से घर में बंद, न दरबार न शाही जिंदगी, एक पेंशन, 4 दीवारें। वहीं उन्होंने लिखा, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कू-ए-यार में। 7 नवंबर 1862 बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। रंगून में एक परदेश में एक बादशाह की मौत एक कैदी की तरह। मुगल सल्तनत जो बाबर ने 1526 में शुरू की थी वो खत्म हो गई 336 साल बाद। पार्ट 12, क्रांति क्यों असफल हुई? वो सच जो तकलीफ देता है। ये सवाल जरूरी है। इतना बड़ा विद्रोह, इतने साहसी लोग, इतना खून, तो फिर पहला कारण एकता का अभाव। मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, झांसी से कानपुर, हर जगह विद्रोह हुआ लेकिन साथ नहीं। कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, कोई एक योजना नहीं थी। हर नेता अपनी जगह लड़ा लेकिन कभी सब एक साथ नहीं उठे। दूसरा कारण, कुछ राजाओं ने साथ नहीं दिया। हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया, पटियाला, जींद, नाभा के सिख राजा, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि विद्रोह जीते तो वो भी खो देंगे, क्योंकि कंपनी ने उन्हें फायदा पहुंचाया था। तीसरा कारण, संसाधनों की कमी। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, अनुशासित फौज थी, टेलीग्राफ था जिससे खबरें तुरंत पहुंचती थी, रेलगाड़ी थी जिससे फौज जल्दी पहुंचती। विद्रोहियों के पास इनमें से कुछ नहीं था। चौथा कारण, दक्षिण भारत और पंजाब शांत रहे। पंजाब जिसे 1849 में हड़पा गया था, वहाँ के सिख राजाओं ने विद्रोह में साथ नहीं दिया। दक्षिण भारत में भी कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। अगर ये सब साथ आते तो शायद कहानी अलग होती। पांचवा कारण, गद्दारी। ये कड़वा सच है, कई जगहों पर अपनों ने ही धोखा दिया। तात्या टोपे को मानसिंह ने पकड़वाया, झांसी में दुल्हाजू ने रास्ता दिखाया। इतिहास में गद्दारी का दर्द हमेशा सबसे गहरा होता है। पार्ट 13, क्रांति के बाद हिंदुस्तान बदल गया। नवंबर 1857 तक संगठित विद्रोह लगभग खत्म हो चुका था। तात्या टोपे अप्रैल 1859 तक लड़ते रहे, लेकिन जब धुआं झोंटा हिंदुस्तान बदला हुआ था। पहला बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। 2 अगस्त 1858 ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन। 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया की घोषणा, वो अब भारत की महारानी भी है। दूसरा